तो स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे भूगोल का अर्थ एवं उद्देश्य, यानी मीनिंग एंड पर्पस ऑफ ज्योग्राफी। भूगोल का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी। तो सबसे पहले देखते हैं हम, भूगोल पृथ्वी तल का अध्ययन है। भूगोल क्या है? पृथ्वी तल का अध्ययन है जिस पर मनुष्य निवास करता है। इसमें भौतिक तथा जैविक संसाधनों एवं उनकी क्षेत्रीय विविधताओं का तथा स्थानिक संबंधों का अध्ययन मानवीय परिवेश के संदर्भ में किया जाता है। क्या है? भूगोल जो है पृथ्वी तल का अध्ययन करता है जिस पर मनुष्य क्या करता है? निवास करता है। और इसमें भौतिक और जैविक, जो भौतिक प्राकृतिक और जो जैविक संसाधन है और उनकी जो क्षेत्रीय विविधताएं हैं, यानी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र से विभिन्न है, यानी अलग है, और स्थानिक संबंधों का अध्ययन मानवीय परिवेश के संदर्भ में किया जाता है। ठीक है। इन अर्थों में भूगोल का अभिप्राय मनुष्य से लिया गया है, क्योंकि भूगोल में किया गया संपूर्ण अध्ययन मानवीय क्रियाकलापों का दर्पण होता है, जिस आधार पर मनुष्य का दर्पण, यानी क्या कहते हैं, जिस आधार पर भूगोल को मनुष्य का दर्पण ज्योग्राफी इज द मिरर ऑफ मैन कहते हैं। किसी भी भौतिक या समाज विज्ञान के भूगोल को मनुष्य का दर्पण, ठीक है, प्रकृति का ज्ञान उस विषय से संबंधित विद्वानों के योगदान के मूल्यांकन से हो सकता है, जिस आधार पर भूगोल को भूगोलविदताओं के लिए कार्य माना गया। ठीक है। अब देखिए, भूगोल शब्द की उत्पत्ति वर्तमान समय से लगभग 2300 वर्ष पहले, जो भूगोल शब्द की उत्पत्ति है वो लगभग 2300 वर्ष प्राचीन है, जब मिस्र में अलेक्जेंड्रिया में स्थित वेधशाला के विद्वानों ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया। कहाँ पे? मिस्र में अलेक्जेंड्रिया में स्थित वेधशाला के विद्वानों ने, ठीक है, जिसका श्रेय ग्रीक भूगोलविद इरेटोस्थनीज को दिया जाता है। ग्रीक भूगोलवेत्ता भूगोलिक लेखन की शुरुआत का श्रेय होमर को देते हैं। लेकिन सर्वप्रथम ज्ञात मानचित्र का निर्माण सर्वप्रथम जो मानचित्र के निर्माण सुमेरियन ने किया, वर्तमान इराक की दजला फरात नदियों की घाटी में है। ठीक है। ज्योग्राफी शब्द ग्रीक शब्द है, जो ज्योग्राफी शब्द है वो ग्रीक से बना है, यानी ग्राफीन से मिलकर बना है। ठीक है, जियो और ग्राफीन, जिसका अभिप्राय कर्मश पृथ्वी जियो का मतलब, ठीक है, और ग्राफीन का मतलब वर्णन करना। ठीक है, अर्थात पृथ्वी का स्पष्ट वर्णन करना ही भूगोल है। भूगोल किसी स्थान विशेष पर भौतिक एवं मानवीय परिघटनाओं के मध्य अंतः क्रियाओं का अध्ययन है। इसमें हम अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार विभिन्न स्थानों में अंतः क्रियाएं होकर एक प्रतिरूप बनाता है तथा जगहों का गठन होता है। भूगोल में हम एक बार पर्यावरण लक्षणों के नाम एवं अवस्थिति, लोगों एवं क्रियाकलापों के बारे में जानते हैं, तब भूगोल में उनके महत्व संबंधी चुनौतीपूर्ण प्रश्न उठता है कि लोगों की विभिन्न गतिविधियां किसी स्थान विशेष पर ही क्यों अवस्थित है, किसी स्थान विशेष पर ही ये लक्षण एवं गतिविधियां क्यों अंतः क्रिया करती है, जिससे वह स्थान विशेष पहचान वाला बन जाता है। अब देखिए, जो इरेटोस्थनीज के बाद हिपार्कस का टाइम 180 से 127 BC ने सर्वप्रथम पृथ्वी तल पर स्थानों की स्थिति ज्ञात करने हेतु अक्षांश देशांतरों के जाल के साथ मानचित्र बनाया। अक्षांश देशांतर के साथ क्या बनाया? मानचित्र बनाया। ठीक है, किसने? हिपार्कस ने। प्रो पीटर हेगेट ने भूगोल के अध्ययन को केवल पृथ्वी का अध्ययन न मानकर भूगोल के अध्ययन को केवल पृथ्वी का अध्ययन न मानकर मानवीय अध्ययन को भी समाहित किया है।
उनके अनुसार ज्योग्राफी इज द मोस्ट succinctly described as the study of Earth's surface as the space within which the human population lives। भूगोल को विस्तृत एवं व्यापक अर्थों में परिभाषित किया जाता करने का कार्य प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलवेत्ता रिचर्ड हॉडसन, ठीक है, रिचर्ड हॉडसन को विस्तृत एवं व्यापक अर्थ में परिभाषित, ठीक है, भूगोल को रिचर्ड हॉडसन, ठीक है। उनके अनुसार ज्योग्राफी इज कंसर्न्ड to provide accurate, orderly and relations description and interpretation of variable character of the earth surface। अर्थात भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी की सतह के परिवर्तन लक्षणों का सही, व्यवस्थित तथा अनुपातिक विवरण एवं व्याख्या प्रस्तुत करता है, ठीक है। इसमें प्रस्तुत शब्द परिवर्तित लक्षणों का अभिप्राय भूगोलवेत्ता को स्थानिक विविधता से लेना है, परिवर्तित लक्षणों का स्थानिक विविधता से लेना है जिन्हें सभी मापने के मानचित्रों तथा ग्लोब पर प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ लक्षण शब्द का अभिप्राय भू दृश्य के दृष्टिपात लक्षणों से है, जिसे कार्ल सावर ने अपनी पुस्तक द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप में स्पष्ट रूप से समझाया है। भूगोलिक दृश्य दृश्य भूमि के अध्ययन में प्राकृतिक दृश्य भूमि तथा मानव निर्मित सांस्कृतिक भूदृश्य का समानांतर महत्व है। भूसतह का अभिप्राय पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत परतनुमा आवरण से है, जो पृथ्वी की परिधि का मात्र 1/1000वें भाग के समान मोटा है तथा जिस पर प्राकृतिक रूप में निर्मित परिवेश में मानव जाति अपना आवास बनाकर विभिन्न जीवों के साथ जीवित रहती है। इस भूसतह का 70.87% भाग जलावृत तथा 38.13% भाग स्थल आवृत है, ठीक है। भूसतह की औसत मोटाई पीटर हेगेट मोहते के अनुसार 10 किलोमीटर मानी गई है, जबकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंदर में भूसतह जिसे होमस ने भूप्रपट्टी कहा है, आंतरिक संरचना के अंदर के संदर्भ में की मोटाई 8 किलोमीटर से 65 किलोमीटर मानी जाती है। क्षेत्र वर्णनी अध्ययनों के संदर्भ में रिचथोफन ने स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल के परस्पर एक दूसरे के संपर्क में आने वाले पृथ्वी के भाग को भूसतह कहा है। रिचोथ स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल के परस्पर इस प्रकार भूसतह या पृथ्वी तल केवल भूप्रपट्टी मात्र न होकर विभिन्न परिमंडलों का मिला जुला संपर्क वाला भाग है, जिसमें न तो स्थलमंडल की प्रधानता है इस प्रकार भूसतह या पृथ्वी तल केवल भूप्रपट्टी मात्र न होकर विभिन्न परिमंडलों का मिला-जुला संपर्क वाला भाग है, जिसमें न तो स्थलमंडल की प्रधानता है और न ही जलमंडल या वायुमंडल की, वरन स्थलमंडल पर इनके संपर्क का क्षेत्र होता है। भूगोल के अर्थ की सटीक समीक्षा के साथ यह भी जानना आवश्यक है कि भूगोल को पृथ्वी का दर्पण, ज्योग्राफी इज द मिरर ऑफ द अर्थ, क्यों मानते हैं। भूगोल में पृथ्वी के भूदृश्यों तथा उनके मानवीय क्रियाकलापों से अंतर्संबंधों को निरूपित किया जाता है। भूगोल में जो है पृथ्वी के भूदृश्यों और मानवीय क्रियाकलापों के अंतर्संबंधों को निरूपित किया जाता है। यह निरूपण मानचित्रों के माध्यम से किया जाता है। पीटर हेगेट ने अपनी पुस्तक द ज्योग्राफर्स आर्ट में इसे स्पष्ट किया है। दर्पण की छवि दोष रहित होती है तथा उसमें जो कुछ दिखता है वह वास्तविक रूप में स्थूल रूप से है। मानचित्रों में भूविन्यास का व्यक्त किया जाता है, जिस आधार पर मानचित्र को भूगोलिक दर्पण कहते हैं। जिस आधार पर क्या है, मानचित्र को भूगोलिक अध्ययन कहते हैं, भूगोलिक दर्पण इस संदर्भ में रिचर्ड हॉडसन ने लिखा है, यदि अध्ययन की समस्या मानचित्र के योग्य नहीं है तो यह सोचना पड़ेगा कि भूगोल की विषय वस्तु अथवा नहीं है।
पीटर हेगेट ने कहा कि यदि इतिहासकार के लिए दर्पण अतीत का प्रतीक है और भूगोलविद के लिए भविष्य का, तो भूगोलवेत्ता के लिए दर्पण का उपयोग विभिन्न आयामों के रूप में भूविन्यास या स्थान के प्रतीक के रूप में किया जाता है। भूगोलवेत्ता के लिए क्या है दर्पण? भूविन्यास, स्थान के प्रतीक के रूप में। इसी संदर्भ में मिनेसोटा के ऐतिहासिक भूगोलवेत्ता राल्फ ब्राउन ने अपनी पुस्तक मिरर ऑफ अमेरिकन्स में संयुक्त राज्य अमेरिका के अंध महासागरीय तट के अधिवासियों को यूरोप के तटीय अधिवासियों के आलोक में देखा। पीटर हेगेट ने स्पष्ट किया कि मैं मेरे शैक्षणिक जीवन में भूगोल की स्थानीय प्रकृति के आकर्षक दृष्टिकोणों से अवगत हुआ हूँ तथा मेरा दर्पण केवल भूगोल के प्रतिबिंबों को ही पकड़ता है। भूगोलिक दर्पण का अभिप्राय हेगेट महोदय ने मानचित्र से लिया है, जिसमें पृथ्वी के भौतिक लक्षणों का स्थानिक निरूपण किया जाता है। हॉर्शोन के अनुसार वास्तविक रूप में भूगोलवेत्ता क्या करता है, यह उसके कहने से उसके करने में भिन्नता दर्शाता है। अतः भौगोलिक लेखों में मानचित्र की भूमिका विश्वव्यापी है तथा इसके केंद्रीय स्थान को चेतावनी नहीं दी जा सकती। इस प्रकार भूगोल की आरंभिक प्रकृति में समय के साथ परिवर्तन आया तथा इसे केवल वितरणों का विज्ञान न मानकर मानव जाति का अन्य जीव जंतुओं के साथ पर्यावरण उसे जूझने की कला सिखाने वाला विषय माना जाने लगा तथा इसमें समय के साथ प्राकृतिक तथा मानवीय परिवेश के क्रियाकलापों का अंतर्संबंधों का भूतल के स्थानिक लक्षणों के संदर्भ में अध्ययन किया जाने लगा। अतः जहाँ प्रारंभिक काल में भूगोल को केवल शब्दकोश ज्ञान ही माना जाता था, वर्तमान में संपूर्ण पृथ्वी का दर्पण माना जा रहा है। इस दौरान विभिन्न विद्वानों ने बदलते स्वरूप के साथ भूगोल को भिन्न भिन्न रूपों में परिभाषित किया है, जिनका विवरण निम्नलिखित है। भूगोल के लिए सर्वप्रथम एरेटोस्थनीज ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने भूगोल का नामकरण किया, पृथ्वी की परिधि का मापन किया तथा विभिन्न तर्कपूर्ण विवरण प्रस्तुत किए। भूगोल को सर्वप्रथम स्ट्रैबो ने परिभाषित किया। उनके अनुसार भूगोल हमको स्थल एवं महासागरों में रहने वाले जीवों के बारे में भूगोल हमको स्थल एवं महासागरों में रहने वाले जीवों के बारे में ज्ञान बताने के साथ साथ विभिन्न लक्षणों, पृथ्वी की विशेषताओं को समझाता है। जियोग्राफी, ठीक है, ये परिभाषा दी थी स्ट्रैबो ने। अब टोल्मी के अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है, ठीक है। अब है वॉरेनियस। भूगोल के अध्ययन का लक्ष्य पृथ्वी की सतह है, जहाँ उस जलवायु, भूसतही स्वरूप, जल, वन, मरुस्थल, खनिज, पशु एवं मनुष्य की निरीक्षण एवं व्याख्या भी होती है। अब इमैनुअल कांट। भूगोल भूतल का अध्ययन है। यह भूतल के विभिन्न भिन्न भागों में व्याप्त विभिन्नताओं की पृष्ठभूमि में की गई व्याख्या है। इसमें सभी घटनाओं के मध्य जटिल एवं क्रियान्वयन अंतर्संबंधों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि क्रियाशील संबंध भी क्रियाशील संबंध ही कर्मोपलक्षी रूप से पार्थिव एकता का अंग है, ठीक है। अब देखिए अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। भूगोल का संबंध प्रकृति के अध्ययन से है। अन्य सभी क्रमबद्ध विज्ञान पृथ्वी पर स्थित प्राकृतिक अथवा जैविक तथ्यों जैसे पशुओं, वनस्पतियों, ठोस पदार्थों या जीवाश्मों का अध्ययन एकांगी रूप में उनके स्वरूप, रचना का प्रक्रियाओं के संदर्भ में करते हैं। लेकिन भूगोल इन सभी तथ्यों का अध्ययन किसी क्षेत्र के संदर्भ में
उनके पारस्परिक कार्य कारण रूप के संदर्भ में करता है। देखिए कार्ल लिटर ने क्या माना, भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है जो कि मानव का निवास ग्रह है। पृथ्वी तल का अध्ययन मानव निवास का ग्रह। विडाल डी लोब्लोस, भूगोल स्थान से संबंधित विज्ञान है न कि मनुष्य से संबंधित। मोंक हाउस के अनुसार भूसतह का अध्ययन भूगोल है जिसमें क्षेत्रीय विभिन्नताओं को मानवीय आवास के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। हैटनर के अनुसार भूगोल एक क्षेत्रीय विज्ञान है जिसमें भूतल की क्षेत्रीय भिन्नताओं का तथा स्थानिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये इसमें परिभाषाएं दी गई है। ठीक है, रिचतोफर के अनुसार पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों उनकी समस्त विशेषताओं का अध्ययन ही भूगोल है। पीटर हेगेट के अनुसार भूतल पर मनुष्य एवं वातावरण के पारिस्थितिक तंत्र तथा विभिन्न प्रदेशों के स्थानिक तंत्रों की संरचनाओं और पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन ही भूगोल है। विलरिज ईस्ट, भूगोल में धरातल के प्राकृतिक संभाग व मानवीय प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और हरमेन लोश के अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जिसमें भूतल का अध्ययन आनुवंशिक का कारणत्व कार्यात्मक दृष्टिकोणों से किया जाता है। यीट्स के अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जो भूतल की विभिन्न अभिलक्षणों की स्थिति तथा स्थानिक वितरण की व्याख्या, भविष्यवाणी करने वाले सिद्धांतों का परीक्षण और परिमेय करता है। ठीक है, विकास करता है। टॉफी के अनुसार भूगोल भूतल के स्थानिक संगठन के प्रक्रम तथा प्रारूपों का अध्ययन है। IP गेरासिमोव के अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी की सतह के विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक एवं मानवीय तत्वों की पारस्परिक क्रियाओं द्वारा निर्मित सम्मिश्र समाकलित प्रदेशों की व्याख्या करता है। इस प्रकार है कुछ आप परिभाषाएं ये देख लेना, काफ़ी परिभाषाएं दी गई है। अब हार्शोन की देख लेते हैं। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के स्थानिक परिवर्तन स्वरूप का वर्णन एवं व्याख्या मानव के संसार के संदर्भ में करता है। देखिए आगे चलकर 1959 में किसने, हार्शोन ने, ठीक, अपनी पुस्तक पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी में पृथ्वी तल के विभिन्नता रूपी लक्षणों का शुद्ध क्रमबद्ध तर्कपूर्ण विवरण व्याख्या करना ही भूगोल की मंशा है। ठीक है, ये लिखा इसमें। हार्शोन महोदय ने इस परिभाषा में 3 बातों पर विशेष बल दिया। शुद्ध क्रमबद्ध तर्कपूर्ण विवरण, 3 बातों पर विशेष बल। परिवर्तनशील गुण, पृथ्वी की धरातलीय स्वरूप। हार्शोन ने बताया कि पृथ्वी के धरातल में केवल भूसतह की ऊपरी परत भाग नहीं आता वरन वह संपूर्ण भाग समाहित है जो पृथ्वी तल की ऊपरी सतह को प्रभावित करता है। इसमें वायुमंडल की निचली परतें खनिज शैल परत भी शामिल है। इसका समर्थन ब्रिटिश भूगोलविद समिति ने भी किया। हार्शोन ने क्या बताया, पृथ्वी तल के केवल भूसतह का ऊपरी भाग नहीं आता वरन संपूर्ण भाग समाहित है। ठीक है, जो पृथ्वी तल की ऊपरी सतह को प्रभावित करता है। भूगोल में नवीन विचारों के समावेश के उपरांत परिभाषाओं का स्वरूप परिवर्तित हुआ तथा 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पृथ्वी तल पर पाई जाने वाली विभिन्न विविधताओं का अध्ययन किया जाने लगा तथा भूतल के विविध लक्षणों का विस्तृत अध्ययन किया जाने लगा। रोजर मुशुल के अनुसार भूगोल पृथ्वी के धरातल तथा इसके स्वरूप, भौतिक लक्षण, राजनीतिक विभाजन, जलवायु उत्पादन, जनसंख्या आदि के अध्ययन का विज्ञान है। मुशुल ने की यह व्याख्या दी, केवल एक प्रदेश पृथ्वी की सतह ही है
जिस पर मानव जाति अपना आवास मिला है। ठीक है, अब जो फेनमैन है, फेनमैन ने 1919 में भूगोल की परिधि नामक शीर्षक एक लेख लिखा, जिसमें भूगोल की परिधि की भौमिकी, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौशास्त्र, किसमें भूगोल की परिधि पर, ठीक है, जीव अर्थशास्त्र और इतिहास, भौशास्त्र और मौसम विज्ञानी को प्रदर्शित किया। ठीक है, फेनमैन महोदय ने बताया कि भूगोल की परिधि में भूगोल का वह विज्ञान है माना जाता है जो आंतरिक विशेषताओं को स्पष्ट करता है। इन विशेषताओं के आधार पर ही परिधि पर विभिन्न शाखाओं का विकास होता है। फेनमैन द्वारा प्रस्तुत भूगोल की परिधि में भौतिक तथा मानवीय दोनों पक्षों को समाहित किया है। आगे चलकर बर्ड महोदय ने बताया कि भूगोलवेत्ता अनेक प्रयास करके भी भूगोल की गत्यात्मक से प्रभावित रहता है तथा प्रतिदिन नवीन आयामों को खोजने में प्रयासरत रहता है। स्पष्ट है, जहाँ 17वीं सदी में वॉर्नियस ने पृथ्वी तल के भौतिक गुणों और जैविक तत्वों का अध्ययन को भूगोल में समाहित किया, वहीं 19वीं शताब्दी में हम्बोल्ट रिटर ने भूगोल को आधुनिक स्वरूप दिया, जिस कारण इन्हें आधुनिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। हम्बोल्ट ने पृथ्वी को क्रमबद्ध विज्ञान बताया। ठीक है, रिटर ने प्राकृतिक घटकों के साथ मानवीय शक्ति को महत्वपूर्ण स्थान दिया। 20वीं शताब्दी में भूगोल में भौतिक एवं जैविक घटनाओं के अध्ययन के साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं के स्थानिक वितरण का अध्ययन सम्मिलित किया गया, जिससे भूगोल को नवीन स्वरूप मिला। इस संदर्भ में रिचरथॉफन, हैटनर, हार्शोन का योगदान प्रमुख रहा है। हैटनर ने भूगोल को क्षेत्रों के विवरण का अध्ययन का विज्ञान बताया। हार्शोन ने स्थानिक परिवर्तन को महत्व दिया। ठीक है, हैटनर ने विवरण का विज्ञान, हैटनर ने भूगोल को। ठीक है, परिवर्तनशील के इस दौर में भूगोल एक अंतरानुशासिक विषय बन गया तथा विभिन्न विशेषीकरण पर बल दिया जाने लगा, जिसके द्वारा स्वतंत्र शाखाओं का विकास आरंभ हुआ। प्रारंभिक काल में भूगोल का स्वरूप अधिक व्यापक रहा तथा इसमें संपूर्ण पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन समग्र रूप से किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसमें विशेषीकरण आया तथा निरंतर पृथक शाखाएं विकसित हुई। सर्वप्रथम दो भागों में विभक्त हुई। प्रथम भौतिक भूगोल तथा प्रथम कौन सी थी? प्रथम थी भौतिक भूगोल। ठीक है, और द्वितीय कौन सी थी? मानव भूगोल। ठीक है, दो शाखाएं मिनट की। ठीक है, अब देखिए भौतिक भूगोल के से पृथक रूप में मानव भूगोल का विकास 19वीं शताब्दी में, ठीक है, अग्रिम वर्षों में हुआ, जबकि प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजल ने पुस्तक मानव भूगोल, ठीक है, एंथ्रोपोज्योग्राफी 1882 में प्रकाशित हुई। ठीक है, मानव भूगोल। ठीक है, इस ग्रंथ में मानव भूगोल का जन्म हुआ, अतः रेटजल को मानव भूगोल का जन्मदाता कहते हैं। ठीक है, मानव भूगोल का जन्मदाता कहते हैं। यद्यपि इससे पूर्व 1855 में लीपले के द्वारा पृथ्वी के मानव पक्ष के अध्ययन के उपरांत सामाजिक भूगोल का विकास किया गया है। ठीक है, इससे पूर्व। ठीक है, भूविज्ञान का अध्ययन, भू आकृति विज्ञान में मौसम विज्ञान का अध्ययन, जलवायु विज्ञान में जल संसाधन का अध्ययन, जल विज्ञान, महासागरों का, समुद्र विज्ञान में मृदा भूगोल में तीनों जीवों विज्ञानों, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, पारिस्थितिकी का अध्ययन, कर्मशपात भूगोल, जंतु भूगोल, पारिस्थितिकी भूगोल में किया जाने लगा। इन तीनों को समाहित विषय जैव भूगोल। ठीक है, इसी प्रकार मानव भूगोल में सांस्कृतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, विपणन भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, व्यवहारिक भूगोल, नगरीय भूगोल आदि का विकास हुआ। 1950 के बाद भूगोलवेत्ता
भूगोल के विकास में इन्हीं प्रकृति दर्शन को अत्यधिक प्रभावित किया है, जबकि अध्ययन में सांख्यिकी एवं मॉडल तंत्र विश्लेषण, सामान्य चिंतन, व्यवहारिक भूगोल, ठीक है, बिहेवियर ज्योग्राफी, कंप्यूटर विश्लेषण, वायु फोटोग्राफी, सुदूर संवेदन और भौगोलिक सूचना तंत्र आदि का समावेश हुआ। ठीक है, अब देख लेते हैं भूगोल की विषय वस्तु। देखिए भूगोल की विषय वस्तु में क्या है, ठीक है। कंटेंट ऑफ ज्योग्राफी, प्रारंभ में भूगोल को केवल स्थानों के परिचय का विषय माना। प्रारंभ में जो भूगोल है क्या माना, स्थानों के परिचय का विषय माना। 18वीं 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में इसमें गूढ़ विचारों का समावेश हुआ। इसी विषय वस्तु का स्वरूप बदल गया। आज भूगोल में पृथ्वी तल पर जैविक एवं अजैविक घटकों के स्थानिक वितरण, इसमें परस्पर संबंध, इसके लिए उत्तरदायी कारकों का अध्ययन किया जाता है। यह देखा जाता है कि कोई स्थल रूप कहाँ स्थित है, कहाँ अस्तित्व में किन कारणों का योगदान है। ठीक है, पृथ्वी तल के किसी स्थान विशेष में कुछ महत्वपूर्ण खनिज मिलते हैं जबकि शरत नहीं। उसी प्रकार जीव जगत के विषय में जीव जगत के वितरण अस्तित्व के पीछे भी प्राकृतिक कारकों की भूमिका स्पष्ट है। आज का भूगोल कौन कहाँ और क्यों का अध्ययन है। डॉक्टर राम कुमार गुर्जर भूगोलिक अध्ययन को एक दृष्टिकोण मानते हैं। उनके अनुसार जनसंख्या का अध्ययन भूगोल के अतिरिक्त समाजशास्त्र, मानव शास्त्र व अर्थशास्त्र आदि विषयों में भी होता है, लेकिन अंतर केवल अध्ययन के प्रति हमारे दृष्टिकोण का है कि हम पृथ्वी तल के किसी भी तथ्य के किस पक्ष का अध्ययन किस दृष्टिकोण से करते हैं। भूगोल की विषय वस्तु परिवर्तनशील भी है, क्योंकि डेविस के तत्कालीन भौतिक भूगोल को आज का भू आकृति विज्ञान कहते हैं। ठीक है, डेविस के तत्कालीन भौतिक भूगोल को आज का भू विज्ञान कहते हैं। भूगोल के प्रकरणों के रूप में पूर्व में ग्राम, नगर, आवागमन, जनसंख्या आदि महत्वपूर्ण थे, लेकिन आज इन विषयों ने नगरीय भूगोल, ग्रामीण भूगोल, यातायात भूगोल का रूप लाया। ठीक है, भूगोल ने इस बदलते स्वरूप में आज एक अंतरानुसार रूप ले लिया है, जहाँ यह स्वतंत्र न होकर सभी विषयों के अंतर संबंधित हो गया है। इस संबंध में रिचर्ड पीट ने लिखा है कि एज जियोग्राफर्स वी कैन कंसीव of the relationship which support life and which in turn express it as projecting deep into the environmental and extending wide across space। यानी भूगोलवेत्ता की पेट उन सभी विषयों में है और रहेगी जो जन जीवन को सुख सुविधा संपन्न बनाने में लगे हैं। वे विषय भविष्य के पर्यावरण की गहरी तह तक विस्तृत बनकर देश की संपूर्णता को छू सकेंगे। इस प्रकार भूगोल की विषय वस्तु विस्तृत है, लेकिन पृथ्वी पर विद्यमान घटकों या घटनाओं के लिए भूगोलिक सार्थकता के लिए निम्नलिखित नियमों के अनुसार खरा उतरना आवश्यक है। ठीक है, लेकिन पृथ्वी की आवश्यक है, ठीक है, परिघटनाओं के लिए भूगोलिक सार्थकता के लिए विषय का धरातल पर स्थानिक अस्तित्व होना, वह किसी स्थान विशेष से संबंधित हो, यह सामग्री मानचित्र के योग्य होनी चाहिए, घटित क्रिया विश्वव्यापी हो। इसमें क्या क्या आ गया, पृथ्वी पर विद्यमान घटकों या परिघटनाओं के भूगोलिक सार्थकता के लिए निम्नलिखित नियमों को खरा उतरना है। ठीक है, स्थान स्थान पर विभिन्नता दर्शाती क्रिया में स्थानिक विभिन्नता के साथ साथ अन्य क्रियाओं के साथ भी संबंध होना चाहिए। सामग्री मानवीय कल्याण के हित में मानव उपयोगी हो, स्थानिक विन्यास होना चाहिए। भूगोल में 6 आवश्यक तत्व तथा 18 मानक, ठीक है, तत्व है, इसे कह सकते हैं। जीवन के लिए भूगोल के 6 आवश्यक तत्व 18 मानक हमें बताते हैं कि
भौगोलिक ज्ञान से संपन्न व्यक्ति निम्नलिखित को जानता एवं समझता है, यही इसकी प्रासंगिकता है। स्थानिक संदर्भ में संसार, द वर्ल्ड इन स्पेशल टर्म। स्थानिक परिवेश में सूचना को एकत्रित करना, रिपोर्ट बनाने में मानचित्र और भूगोल के अन्य उपकरणों और तकनीकों का उपयोग कैसे किया जाता है। स्थानीय, ठीक है, रिपोर्ट बनाने, मानचित्र, ठीक है। स्थानों के संदर्भ में लोगों, स्थानों, पर्यावरण के विषय में सूचना को विस्तृत करने मानचित्र क्षेत्रों का उपयोग कैसे किया जाता है। पृथ्वी के धरातल पर लोगों पर्यावरण के स्थानिक संगठन का विश्लेषण किया है, ठीक है। स्थान और प्रदेश, प्लेस एंड रीजन्स। स्थानों का भौतिक एवं मानवीय विशेषताएं। पृथ्वी की जटिलता को समझने के लिए लोग प्रदेशों की रचना करते हैं। स्थानों और प्रदेशों के विषय में लोगों के प्रत्यक्ष ज्ञान को संस्कृति और अनुभव कैसे प्रभावित करते हैं। भौतिक तंत्र, फिजिकल सिस्टम। पृथ्वी तल के प्रतिरूप का निर्माण करने वाले भौतिक प्रक्रियाएं। पृथ्वी तल के परितंत्रों का वितरण एवं विशेषताएं। फिर मानव तंत्र या ह्यूमन सिस्टम। पृथ्वी पर जनसंख्या की विशेषताओं, वितरण, स्थान। पृथ्वी की विभिन्न सांस्कृतिक एवं विशेषताओं, वितरण, जटिलताएं। पृथ्वी पर आर्थिक परस्पर निर्भरता के प्रतिरूप और जाल। मानव बस्तियों के प्रक्रम, प्रतिरूप और कार्य। पृथ्वी तल के विभाजन और नियंत्रण को लोगों के सहयोग एवं संघर्ष की शक्तियाँ किस प्रकार प्रभावित करती है। पर्यावरण एवं समाज, इन्वायरमेंटल सोसाइटी। मानवीय क्रियाकलाप भौतिक पर्यावरण को किस प्रकार रूपांतरित करते हैं। भौतिक तंत्र किस प्रकार मानव तंत्र को प्रभावित करते हैं। संसाधनों के अर्थ, उपयोग, वितरण और महत्व में होने वाले भूगोल के उपयोग। भूगोल में उपयोग, यूजेस ऑफ ज्योग्राफी। भूतकाल की घटनाओं की व्याख्या के लिए भूगोल का कैसे उपयोग करना चाहिए। वर्तमान की व्याख्या और भविष्य की योजनाओं के लिए भूगोल को कैसे उपयोग। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी एंड स्पोर्टिंग फील्ड, सहयोगी क्षेत्र। समस्त शुद्ध विज्ञानों एवं समाज विज्ञानों की उत्पत्ति भूगोल से मानी गई है, जिस आधार पर भूगोल को विज्ञानों की जननी, ज्योग्राफी इज द मदर ऑफ साइंसेस कहा गया है। भूगोल की विषय वस्तु पृथ्वी तल, जिस पर मानव अपनी गतिविधियां संपादित करता है। अतः पृथ्वी तल का रचयिता ईश्वर को तथा भूगोल का रचयिता मनुष्य को माना जाता है। भूगोल का रचयिता मनुष्य को, पृथ्वी तल का रचयिता ईश्वर को। इस प्रकार भूगोल अपने सहयोगी विज्ञानों में केंद्रीय स्थिति रखता है, जो चारों ओर पृथ्वी के संबंधित विज्ञानों, पारिस्थितिक विज्ञान, प्रादेशिक विज्ञान, क्षेत्रीय अध्ययन तथा नगरीय अध्ययन से संबंधित विज्ञानों से आबद्ध है। इन्हें निम्न 5 वर्गों में रखा जाता है। प्रथम वर्ग, पृथ्वी से संबंधित विज्ञान, भूविज्ञान, मौसम विज्ञान और जलवायु विज्ञान, भूआकृति विज्ञान। द्वितीय वर्ग में जैव भूगोल, पादप, जंतु, पारिस्थितिक, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्स, संसाधन नियोजन एवं संरक्षण। द्वितीय वर्ग एक और जीव विज्ञान, नियोजन से तथा दूसरी ओर पर्यावरणीय अध्ययन से अंतर संबंधित है। तृतीय वर्ग में क्या है, प्रादेशिक विज्ञान समूह, जनसंख्या भूगोल, प्रादेशिक नियोजन, प्रादेशिक अर्थशास्त्र। चतुर्थ क्षेत्रीय अध्ययन वर्ग, भारत का भूगोल, भारतीय भाषा, भारतीय मानवशास्त्र, भारतीय इतिहास, ठीक है, इस आधार पर समूह है। 4 में भाषा विज्ञान, इतिहास, मानविकी विषय आते हैं, जो क्षेत्रीय आधार पर संयोजित है। 5वां वर्ग नगरीय अध्ययन, नगरीय भूगोल, नगरीय समाजशास्त्र, ठीक है। उपरोक्त विषयों के मध्य भूगोल केंद्रित स्थिति में है। भूगोल की केंद्रीय स्थिति के अंतरम भाग, हृदय स्थल का निर्माण, पारिस्थितिक विश्लेषण, प्रादेशिक संश्लेषण, भूविन्यासिक संगठन तथा क्षेत्रीय अध्ययन मिलकर करते हैं। चित्र भूगोल तथा इसके सहयोगी क्षेत्र के मध्य अंतर संबंधों की कड़ी को स्पष्ट करता है, ठीक है। इसमें नीचे दाईं ओर प्रदर्शित आरेख अध्ययन किया गया है। इस चित्र में देखिए, क्या है, भूगोल एवं
तथा सहयोगी विषय के मध्य की कड़ी, ठीक है, हागेट, ठीक है, 1990 में, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया गया है? हिमयुग अध्ययन, जलवायु विज्ञान, भूविज्ञान, समुद्र भूआकृति विज्ञान, जैव भूगोल, पारिस्थितिक समूह, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरणीय अध्ययन, ठीक है। जनसंख्या भूगोल, प्रादेशिक नियोजन, प्रादेशिक विज्ञान समूह है, प्रादेशिक वृद्धि, प्रादेशिक अर्थशास्त्र, ठीक है। अफ्रीकी भूगोल, अफ्रीकी भाषा, क्षेत्रीय अध्ययन समूह, अफ्रीकन समाजशास्त्र, अफ्रीकी इतिहास, ठीक है। नगरीय समाजशास्त्र, नगरीय भूगोल, नगरीय अध्ययन समूह है, इसमें समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान, इतिहास, अफ्रीकी इतिहास में इतिहास, अफ्रीकी भाषा, इसमें भाषा, प्रादेशिक अर्थशास्त्र, नियोजन, ठीक है। ठीक है, इंजीनियरिंग, फोटोग्राफी, ठीक है। ये देखिए यानी ये विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गणितीय विधि है, ये किन किन विषय से जुड़े हैं? सांख्यिकीय संभाव्यता से, स्थानीय समृद्धि से, ठीक है, आर्थिक भूगोल से, स्थानिक संगठन से, क्षेत्रीय विविधता से, मानचित्र कला से, ठीक है, ऐसे कर देख सकते हैं। और जो पारिस्थितिक विश्लेषण है वो प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरणीय अध्ययन और क्षेत्रीय विधियाँ, स्थानिक संगठन और प्रादेशिक विश्लेषण और जनसंख्या भूगोल से संबंधित है, ऐसे कह सकते हैं। अब देखते हैं नेचर ऑफ ज्योग्राफी। मानव ने पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक ही भूगोल में स्थानिक संबंधों का अध्ययन किया है। यह अध्ययन समय के साथ बदलता भी रहा है। कभी भूगोल को केवल पृथ्वी का तल का अध्ययन मात्र माना गया है। इसमें क्रियाकलापों को पर्यावरण के संबंधों के स्थानिक वितरण का अध्ययन माना गया है। इस प्रकार भूगोल की प्रकृति बदलती रही है। भूगोल की बदलती प्रकृति अग्रलिखित रूप में विकसित हुई है। भूगोल पृथ्वी तल का विज्ञान है। ज्योग्राफी साइंस ऑफ अर्थ सरफेस। भूगोल को प्रारंभ में पृथ्वी तल के अध्ययन के विषय में माना गया। पृथ्वी के आकार, आकृति, नदी, पहाड़, ठीक है, उनके स्थानों स्थिति, इसको टोलमी ने क्षेत्र विवरण कहा था, ठीक है, इसको, ठीक है। भूगोल को विषय का नामकरण भी इसी अर्थ में हुआ, जियो, पृथ्वी और वर्णन। इस आधार पर पृथ्वी परिवर्तन उत्तर मध्यकाल में आया। परिवर्तन उत्तर मध्यकाल में 17वीं 18वीं शताब्दी में पृथ्वी तल का संकलन होने लगा, जिससे पृथ्वी को विभिन्न खंडों में बांटकर वर्णन किया जाने लगा। आधुनिक शास्त्रीय युग में हम्बोल्ट रेटर ने पृथ्वी को क्रमबद्ध प्रादेशिक अध्ययन माना। इसके बाद भूगोल की शाखाओं का विकास होने लगा, जिसमें विवरण के स्थान पर विश्लेषण को महत्वपूर्ण माना जाने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भूगोल में सिद्धांतों, प्रतिपादन, विवरण, मॉडल, प्रक्रियाओं को समझने पर बल दिया जाने लगा। इन सभी प्रक्रियाओं एवं स्थितियों को समझने के लिए पृथ्वी तल के संदर्भ में भौतिक सत्यापन का आवश्यक माना गया। स्पष्ट है कि भूगोलिक चिंतन के इतिहास में भूगोल की प्रवृत्ति मूलतः पृथ्वी से ही संबंधित रही है, ठीक है। फिर है अंतर संबंधों एवं अंतःक्रिया का अध्ययन, स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशन एवं इंटरेक्शंस, ठीक है। इस संदर्भ में भूगोल को इस संदर्भ में भूगोल को केवल पृथ्वी तल का अध्ययन मात्र न मानकर यहाँ मिलने वाले तत्वों संगठन के मध्य पारस्परिक संबंधों एवं अंतःक्रिया का अध्ययन माना गया है। भूगोल में विभिन्न घटकों, पर्वत, पठार, मैदान, जलराशियाँ आदि परस्पर संबंध, अंतःक्रिया का अध्ययन महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि वास्तविक विश्व में गतिशील विविधताएं भी पाई जाती हैं और सदैव भूगोल का संदर्भ इस प्रकार सदैव भूगोल इस संदर्भ में अध्ययन करता है। क्षेत्रीय रीजनल स्टडी। भूगोल में भूतल के तत्वों के वितरण प्रारूप को समझने के लिए प्रादेशिक विशिष्टता का निरूपण करना आवश्यक है, ठीक है। अर्थात पृथ्वी तल पर मिलने वाले प्रदेशों की विशिष्टता का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसमें किसी प्रदेश या विविध क्षेत्रों की आकारमितीय विशेषता को भौगोलिक अध्ययन में महत्व दिया जाता है। ये विशेषताएं क्षेत्रों की कार्य प्रक्रिया के स्थानिक वितरण से उत्पन्न विशिष्ट स्वरूप होती है। इस प्रकार के अध्ययन को स्ट्रैबो, टोल्मी ने क्षेत्र विवरण, हैटनर ने प्रदेश कहा था। इसे वर्तमान में प्रादेशिक भूविन्यासिक स्थानिक संगठन कहा जाने लगा, लेकिन इन सभी की मूल प्रकृति एक सी ही है। इसलिए भूगोल के विषय में
प्रदेश विशेष की विशेषताओं का विवरण प्रदेशों के संदर्भ में दिया जाता है। फिर है संश्लेषणात्मक प्रकृति। भूगोल में किसी एक तत्व का अध्ययन न करके विभिन्न तत्वों के सम्मिलित स्वरूप का अध्ययन करते हैं, जिसके फलस्वरूप भूगोल को एक संश्लेषणात्मक विज्ञान माना जाता है। भूगोल विषय के विकास के संदर्भ में क्या इसमें देखिए, भूगोल में किसी एक तत्व का अध्ययन न करके विभिन्न तत्वों को अध्ययन करते हैं, जिसके फलस्वरूप भूगोल को संश्लेषणात्मक विज्ञान माना जाता है। भूगोल विषय के विकास के क्रम के अनुसार स्पष्ट होता है कि विकास के सभी चरणों में भूगोल की अन्य विषयों के संबंध उपलब्ध जानकारी का क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में संश्लेषण करता आया है। प्रारंभिक काल में निवास जगत में का समग्र स्वरूप भूगोल का विषय प्रस्तुत करता है। उत्तर मध्य काल के बाद खोजों अन्वेषणों से प्राप्त, ठीक है। इसके बाद आधुनिक शास्त्रीय युग में प्रयास जारी रहा। 1990 में पीटर हैगेट ने भूगोल को सहयोगी विषय के कड़ी का विश्लेषण उन्होंने संश्लेषित किया। उन्होंने भूगोल में प्रादेशिक संश्लेषण पर बल दिया। वर्तमान में संवेदन तकनीकी का भौगोलिक सूचना तंत्र संश्लेषण किया जाता है। इस प्रकार भूगोल में विभिन्न तत्वों के संश्लेषण द्वारा ही स्थानिक वितरण एवं भिन्नता को समझा जा सकता है, जो भूगोल की वर्तमान प्रकृति का घटक बन गया है। अब है व्यवहारिक समस्याओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ द बिहेवियर प्रॉब्लम्स। भूगोल को वर्तमान में व्यवहारिक भूगोल पर अवस्थित विज्ञान के रूप में भी माना जाता है। किसी क्षेत्र विशेष की पर्यावरण तत्वों को एक साथ प्रदर्शित करना एक व्यवहारिक कार्य है, जिसके कारण उस क्षेत्र की समस्याओं के कारण एवं समाधानों का बोध हो सकता है। अपने क्षेत्र से दूसरे भिन्न क्षेत्र की जानकारी प्राप्त होने पर मनुष्य में एक समस्या उत्पन्न होती है, जो उसके बेहतर जीवन यापन का तरीका सुझाती है। राष्ट्रीय भाईचारा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर व्यवहारिक अध्ययन लागू होता है। संसाधन संगठन, जनसंख्या विस्फोट, पारिस्थितिक असंतुलन, पर्यावरणीय अवनयन एवं प्रदूषण आदि समाधान के में भौगोलिक अध्ययन उपयोगी सिद्ध हुए हैं, ठीक है। जिसके समाधान समकालिक परिप्रेक्ष्य में ही संभव है तथा यह भौगोलिक अध्ययन की मूल प्रकृति है। भौगोलिक अध्ययन की यह प्रकृति वर्तमान में नियोजनकर्ताओं के लिए भी उपयोगी सिद्ध हुई है। इस प्रकार भूगोल की प्रकृति प्राचीन चिर समंत काल से बदलती रही है। इसमें समय समय पर नवीन प्रवृत्तियों एवं विचारों का समावेश होते रहने से आज भूगोल एक अंतरानुशासित विषय बन गया है, जिसके अनुपयुक्त अध्ययन वर्तमान युग के भूगोलवेत्ताओं के लिए व्यापक सोच विकसित कर राष्ट्रीय हित में भूगोल के उपयोग के लिए महत्व प्रदान करता है। देखिए, प्रकृति प्राचीन चिर समंत काल से ही बदलती रही है, जो भूगोल की प्रकृति है, ठीक है। समय समय पर नवीन प्रवृत्तियों एवं विचारों का समावेश होते रहने से आज भूगोल के अंतरानुशासित विषय बन गया है, ठीक है, जिसके अनुपयुक्त अध्ययन वर्तमान युग में भूगोलवेत्ता के लिए आवश्यक सोच का विकसित कर राष्ट्रीय हित में भूगोल के उपयोग को महत्व देता है। अब देखते हैं फिलोसफी ऑफ ज्योग्राफी। भौगोलिक जानकारी सामान्य न होकर विविध रूप में परिघटनाओं को स्पष्ट करती है। भौगोलिक ज्ञान विभिन्न स्थानों की अन्य घटनाओं के साथ जोड़कर वास्तविकता के से अवगत कराता है। भौगोलिक ज्ञान दर्शन ज्ञान के प्रति एक ऐसी जिज्ञासा है जो परिघटनाओं को कारण सहित तार्किक आधार पर स्पष्ट करता है। दर्शन ज्ञान के प्रति एक ऐसी जिज्ञासा है जो परिघटनाओं को तार्किक अध्ययन पर स्पष्ट करता है, वस्तु स्थिति का ज्ञान कराता है। हेटनर ने भूगोल के दार्शनिक पक्ष की व्याख्या करते हुए 3 आधार बताए, ठीक है। उनके अनुसार वास्तविक यथार्थकता त्रिविमीय घटित होती है, वास्तविक तौर, ठीक है। इन तीनों दृष्टिकोणों के समग्र रूप से उत्पन्न संपूर्णता को ही हेटनर ने भूगोल का दर्शन माना है, ठीक है। हेटनर ने 3 दृष्टिकोण समग्र रूप संपूर्णता को ही, ठीक है, जो किसी भौगोलिक प्रदेश के समान दृश्यों या परिघटनाओं में संबंध, वितरण एवं प्रतिरूप तथा कालिक विकास की समरसता से बनता है। कुलरिज एवं ईस्ट ने भी
ऐसा ही विचार दिया भौगोलिक यथार्थकता त्रिविमीय स्थल से बनता है। कोलरिज एवं ईस्ट ने भी भौगोलिक यथार्थकता त्रिविमीय स्थल से यह देश होती है। ठीक है, भौगोलिक यथार्थकता क्या होती है? त्रिविमीय स्थल या देश होती है। भौगोलिक सत्य की व्याख्या एवं परीक्षण इसी संदर्भ में करना उपयोगी है। भूगोल का संपूर्ण दर्शन इसी त्रिविमीय स्थान में समाहित है, जिसमें प्रथम दृष्टिकोण स्थान के समान स्वभाव की वस्तुओं पर प्रकाश डालता है। देखिए, देश या क्षेत्र में वितरण का प्रतिरूप। ठीक है, वास्तविकता, कालिक विकास, समान परिघटनाओं के प्राकृतिक विज्ञान में परस्पर संबंध। ठीक है, इसमें पहला कौन सा है? प्रथम दृष्टिकोण क्या है? देश है या जो क्षेत्र या देश वितरण का प्रतिरूप। ठीक है, फिर है इसमें दृश्य जगत के परस्पर संबंध। दूसरे पक्ष में समय के अनुसार दृश्य जगत की वस्तुओं सहित स्थान में विकास। तीसरे पक्ष में स्थान की व्यवस्था एवं विभाजन की व्याख्या सम्मिलित है। ये तीनों पक्ष मिलकर ही स्थान की संपूर्णता को दर्शाते हैं। हैटनर द्वारा प्रस्तुत भूगोल के दर्शन की त्रिविमीय वास्तविकता। प्रथम दृष्टिकोण स्थान के समान स्वभाव की वस्तुओं पर प्रकाश डालता है। ठीक है, और जो दूसरा है, दूसरे पक्ष में समय के अनुसार दृश्य जगत की वस्तुओं सहित स्थान में विकास। तीसरे पक्ष में स्थान की व्यवस्था एवं विभाजन की व्याख्या सम्मिलित है। ये तीनों पक्ष मिलकर ही स्थान की संपूर्णता को दर्शाते हैं तथा स्थान की विशिष्ट पहचान प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए थार के रेगिस्तान में भौगोलिक तत्वों का वितरण प्रारूप समय के साथ विकास करता है तथा यह विकास समान दृश्य घटनाओं में किस प्रकार अंतर संबंधित है, यही संपूर्ण समरसता मिलकर थार के रेगिस्तान की एक प्रदेश के रूप में संपूर्णता दर्शाती है तथा इसे भौगोलिक दृष्टि प्रदान करने पर भूगोल के दर्शन के रूप में पहचाना जाएगा। लेकिन भूगोल के इस पक्ष से अनेक विद्वान सहमत नहीं हैं, जिन्होंने भूगोल की जानकारी को केवल सामान्य रूप से समझने वाला विज्ञान समझा है। ठीक है, डेविड हार्वे ने भूगोल के दर्शन को स्पष्ट करते हुए लिखा है, भूगोल को संपूर्ण दर्शन व्यवहार एक ऐसी संकल्पनात्मक परिसीमा के विकास पर निर्भर करता है जिसमें वस्तुओं घटनाओं के क्षेत्र में वितरण संपूर्ण विवरण दिया जा सके। सामान्य भाषा में परिसीमा के अक्षयुग्म, अक्षांश एवं देशांतरों जो वस्तुएं घटनाओं के निरपेक्ष स्थिति को दर्शाते हैं। भूगोल के दार्शनिक पक्ष की व्याख्या हम्बोल्ट टीटर ने भी की है। ठीक है, भूगोल के दर्शन पर इन विचारों में काफ़ी समानता है। स्थान की भौगोलिक व्याख्या में हम्बोल्ट ने स्थान में घटित होने वाली क्रियाओं के मध्य अंतर संबंधों की पहचान की है। हम्बोल्ट की प्रकृति की एकता में विकास था, उसने यह अनुभव अपनी यात्राओं द्वारा प्राप्त किया। हम्बोल्ट की रचना कॉस्मोस इसी दर्शन पर आधारित है, जिसमें उनकी विचारधारा जैविक एवं मानवीय क्रियाकलापों प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य सहसंबंधों की व्याख्या करती है। कार्ल रीटर उद्देश्यवादी विचार रखते हैं, उनका ईश्वरीय शक्ति में विश्वास था। ठीक है, ये तो होगी नेचर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, अब हम करते हैं भूगोल का लक्ष्य एवं उद्देश्य, एम एंड पर्पस ऑफ ज्योग्राफी। भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी तल पर विद्यमान भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन करना है। ठीक है, क्या उद्देश्य है? भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन करना है। ठीक है, ये जैविक एवं अजैविक दोनों प्रकार के हैं। भूगोल का अध्ययन मानव हित में किया जाता है। मानव हित में दो पक्ष है, वातावरण पारिस्थितिक विज्ञान, दूसरा प्रादेशिक भिन्नता। भूगोल का प्रमुख उद्देश्य मानव एवं प्रकृति संबंधों को स्पष्ट करना है। ठीक है, मानव एवं प्रकृति संबंधों को स्पष्ट करना है। पृथ्वी तल पर मानव अपने विकास कार्यों में संलग्न करते हुए स्थानिक भिन्नता उत्पन्न करता है। पृथ्वी तल पर शब्द का व्यापक रूप में किया जाता है। ठीक है, रिचर्ड हॉर्सन ने इसी विस्तृत व्याख्या की है। जर्मन में रिच्टहोफन ने डाई एर्डो बर्फरेश एवं हैटनर ने इर्डो ब्लाइंड शब्दों का उपयोग किया है। कैरोल ने पृथ्वी तल के जियोस्फीयर शब्द का उपयोग किया है। पृथ्वी तल पर अध्ययन मानव संसार के रूप में करते हुए स्थानिक भिन्नताओं तथा समाकलन
को समझना ही भूगोल का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है। भूगोल में मानवीय समृद्धि के लिए प्रादेशिक संसाधनों का अध्ययन एवं प्रयोग कराने में सक्रिय योग देते हुए पृथ्वी पर विभिन्न देशों की प्रादेशिक विकास योजनाओं में तथा राष्ट्रीय विकास योजनाओं में योगदान देना वर्तमान भूगोलिक अध्ययन का उद्देश्य है। ठीक है। ठीक है। हेटनर ने भूगोल के उद्देश्यों को पृथ्वी का क्षेत्रीय वर्णन प्रस्तुत करना बताया है। पृथ्वी का क्षेत्रीय वर्णन हेटनर ने, उन्होंने भूगोल को एक क्षेत्र वर्णनी विज्ञान कहा है। क्षेत्र वर्णनी विज्ञान हेटनर ने। ठीक है। बेरोज ने भूगोल में मानव पारिस्थितिकी का अध्ययन पर बल दिया है। ठीक है। कार्ल नीटर ने अपने ग्रंथ में ईड कुंडे में लिखा है, नवीन वैज्ञानिक भूगोल के अध्ययन का कार्य करता है। ठीक है। फिर है रिचर्ड हॉडसन ने भूगोल को उद्देश्य स्पष्ट करते हुए लिखा है कि भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी का मानवीय संसार के रूप में वैज्ञानिक विधि के विवरण करना, विकास में योगदान देना है। वे आगे लिखते हैं। ठीक है। द गोल ऑफ ज्योग्राफी इज द comprehensive of earth's surface involve therefore the analysis and the synthesis of integration composed of interrelated phenomena of the general degree of heterogeneity of perhaps any field of related to it। ठीक। और प्रोफेसर डडले स्टैप ने क्या कहा है, भूगोलवेत्ता का महान कर्तव्य मानव और वातावरण के संबंध के मध्य संबंध स्थापित करना है। ठीक है। फिर है भूगोल की बदलती परिभाषाओं को मद्देनजर रखते हुए 1960 के दशक में के उपरांत भौगोलिक अध्ययन का उद्देश्य पृथ्वी तल का अध्ययन करने के लिए सीमित नहीं, वरन मानवीय तथ्यों तथा उसके प्राकृतिक वातावरण के संबंधों का अध्ययन भी माना जाने लगा। इस संदर्भ में एकरमैन ने लिखा है कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी तल पर मानव और उसके प्राकृतिक प्रवेश की पारस्परिक क्रियाशील प्रणाली का अध्ययन किया जाता है। फ्रांस के अधिकांश भूगोलवेत्ता ने मानवीय क्रियाओं को विशेष रूप से महत्व दिया है। जर्मन भूगोलवेत्ता प्राकृतिक पर्यावरण को महत्व देते हैं। एकरमैन ने इन दोनों पक्षों के संदर्भ पर बल दिया है। ठीक है। देखिए, जो वर्तमान समय में भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी तल पर पाई जाने वाली स्थानिक विभिन्नताओं के संदर्भ में जैविक अजैविक तथ्यों का अध्ययन करना है, जिसमें मानव का महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है। सामान्य रूप में भूगोल के अध्ययन निम्नलिखित उद्देश्य है। पृथ्वी तल पर प्रादेशिक भिन्नता के कारण उत्पन्न पार्थिव परिघटनाओं को समझना, प्राकृतिक परिवेश की जैविक एवं अजैविक वस्तुओं के सहचार्य की प्रणाली को अध्ययन। भूगोल का मुख्य उद्देश्य स्थानिक विवरणों, स्थानिक संबंधों की दृष्टि से मानव और वातावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन, वातावरण एवं पारिस्थितिकी विज्ञान प्रादेशिक भिन्नताओं के साथ मानवीय संबंधों का अध्ययन करना, वातावरण की परिस्थितियों को व्याख्या करना। भूगोल पृथ्वी का दर्पण है। भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी की वास्तविक प्रदर्शन करना है। यह प्रदर्शन शब्द चित्र मानचित्र दोनों के मध्य से है। इसे पीटर हैगेट ने अपनी पुस्तक द ज्योग्राफर्स आर्ट में किया है। ठीक है, स्पष्ट किया है। फिर है राफल ब्राउन्स ने मिरर ऑफ द अमेरिकन्स में संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर महासागरीय तट के अधिवासियों का यूरोप के तटीय अधिवासियों के अवलोक में देखा है। भौगोलिक तथ्यों का मानचित्र की सहायता से सरल निरूपण करना। ठीक है। फिर है प्रादेशिक संगठन एवं नियोजन में समग्र दृष्टिकोण से अध्ययन करना, जिसमें पृथ्वी तल की भौगोलिक राजनीतिक इकाइयाँ एवं लघु इकाइयों की वातावरणिक दृष्टि से अध्ययन प्रमुख है। पृथ्वी पर विद्यमान जैविक एवं अजैविक तत्वों का भूविन्यास एवं समयांतर में विवरण का अध्ययन करना। कनाडा के भूगोलवेत्ता चैपमैन ने भौगोलिक अध्ययन के विषय में निम्न पक्ष बताए हैं। ठीक है। स्थान, देश तथा काल। अमेरिकन भूगोलवेत्ता एकरमैन ने इन्हीं पक्षों को क्रमश विस्तार, गंतव्य, अनुक्रमण का नाम दिया है। ठीक है। प्रदेश देखिए, प्रादेशिक संगठन एवं प्रादेशिक नियोजन में आवश्यक योगदान देने में पारिस्थितिक विश्लेषण, स्थानिक विश्लेषण, प्रादेशिक संमिश्रण पर बल दिया है। ठीक है।
पारिस्थितिक विश्लेषण द्वारा पर्यावरण के तत्वों, मानव वर्ग के मध्य जैविक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संबंधों को समझाता है। ठीक है। स्थानिक विश्लेषण द्वारा प्रदेश की स्थिति संबंधी विविधताओं, प्रादेशिक सम्मिश्रण विश्लेषण द्वारा क्षेत्रीय विविधताओं को प्रादेशिक इकाइयों में पारिस्थितिक विश्लेषण एवं स्थानिक विश्लेषण दोनों का सम्मिश्रण अध्ययन है। प्रकृति की एकता पर बल देना भूगोल विद्या का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है। फिर है भौगोलिक अध्ययन द्वारा धरातल पर विद्यमान प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों को पोषणीय आधार पर विकसित किया जाकर मानवीय उपयोग के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है। पृथ्वी तल के स्थानों के अध्यात्म को पहचानना, किसी जीव के पृथ्वी तल के विशेष से लगाव की भावना को स्थानों का अध्यात्म भूईश्वरीय तत्व कहते हैं। ठीक है। अतः स्पष्ट है कि वर्तमान भूगोल विषय एक अंतर अनुशासिक विज्ञान बन गया है। वर्तमान भूगोल में भौतिक सामाजिक विज्ञान के अध्ययन शामिल हो गए हैं। ठीक है। प्रोफेसर डरलिन ने लिखा है द फर्स्ट हाफ ऑफ द कंट्री 1901 से 2000 हैज़ बीन द इमर्जेंस ऑफ द मॉडर्न स्टडी ऑफ ज्योग्राफी एज एन academic discipline fit to take its place among the other disciplines of science, the social science and the liberal arts in every University of Britain। प्राकृतिक एकता के अध्ययन के साथ भूगोल की मुख्य लक्ष्य प्राकृतिक परिवेश एवं संपूर्ण मानव जाति की पारस्परिक प्रतिक्रिया प्रणाली को समझना, साथ ही एक अंतर अनुशासिक विषय के रूप में भौतिक, मानवीय, समाज विज्ञानों को परस्पर समायोजित करने वाली कड़ी के रूप में विकसित करना है। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने किया है मतलब भूगोल का जो अर्थ है और उद्देश्य। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है मीनिंग और जो पर्पज ज्योग्राफी। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, अर्थ और परिभाषा की। ठीक है। और उसके बाद में हमने क्या किया, अर्थ और परिभाषा करने के बाद में जो भूगोल की विषय वस्तु की। ठीक है। भूगोल की विषय वस्तु करने के बाद में भूगोल तथा सहयोगी जो क्षेत्र है इसके बारे में पढ़ा। फिर हमने भूगोल की जो प्रकृति है, फिर उसकी जो फिलोसफी है यानी दर्शन को पढ़ा। फिर लक्ष्य और आखिर में क्या देखा हमने, लक्ष्य और वो देखा। ठीक है। तो बड़ा मोटा थोड़ी ही रिविजन मार लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, ये भूगोल का अर्थ है परिभाषा की। ठीक है। इसमें हमने पढ़ा भूगोल शब्द की उत्पत्ति 2300 वर्ष पहले हुई। ठीक है। इस पर ये सब किया हमने। ठीक है। इसके बाद में हमने क्या किया, जो भूगोल की विषय वस्तु है, फिर भूगोल की विषय वस्तु की। ठीक है। इसमें हमने ये चीज़ें बड़ी। ठीक है। स्थानीय संदर्भ में संसार, स्थान तथा प्रदेश, भौतिक तंत्र, मानव तंत्र और पर्यावरणीय एवं समाज। ठीक है। इसके बाद में भूगोल तथा सहयोगी क्षेत्र पढ़े। ठीक है। जिसके हमने 5 क्षेत्र थे। ठीक है। जो देखिए पृथ्वी से संबंधित विज्ञान, भूविज्ञान, मौसम विज्ञान, भूप्रकृति विज्ञान, पारिस्थितिक वर्ग में जैव भूगोल, पादप जंतु पारिस्थितिक। ठीक है। भूगोल प्राकृतिक संसाधन, फिर संसाधन नियोजन एवं संरक्षण पढ़ा। फिर है प्रादेशिक विज्ञान का समूह, जनसंख्या, प्रादेशिक अर्थशास्त्र। ठीक है। नियोजन और ठीक है। क्षेत्रीय अध्ययन वर्ग में भारत का भूगोल, भारतीय भाषा, मानव शास्त्र भारतीय। ठीक है। भारतीय इतिहास। ठीक है। फिर है नगरीय अध्ययन में नगरीय भूगोल और नगरीय समाजशास्त्र। ठीक है। फिर हमने भूगोल की जो प्रकृति है, फिर हमने भूगोल की प्रकृति को की। ठीक है। जो भूगोल पृथ्वी तल का विज्ञान है सबसे पहले ये देखा हमने। फिर अंतर संबंधों अंतःक्रिया का अध्ययन। ठीक है। फिर है संश्लेषणात्मक प्रकृति। फिर क्या हुआ, भूगोल व्यवहारिक और समस्याओं का अध्ययन। ठीक है। एक क्षेत्रीय अध्ययन भी था। ठीक है। फिर हमने फिलोसफी ऑफ ज्योग्राफी की। ठीक है। फिर हमने भूगोल का लक्ष्य और एम एंड पर्पस ऑफ ज्योग्राफी की। ठीक है। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। अगर थोड़ी बहुत गलती हुई है तो उसके लिए सॉरी। ठीक है। आगे से मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।